स्वागत है आप सभी का। एक लंबा अंतराल हो गया था हम लोगों के बीच। इधर आपकी टेस्ट चल रहे थे, उसमें मैं आपका परफॉर्मेंस देख रहा था। उधर जो है एक आध वीडियो मैं नहीं दे पाया, कुछ व्यस्तता थी। और व्यस्तता जो है महाविद्यालय के उत्थान को ही लेकर के थी। आप लोग के कुछ काम को मैं कर रहा था जिसमें व्यस्त हो गया था। फिलहाल यह दूसरा पार्ट जो है मैं आज आपको दे रहा हूँ बैक्टीरियल जनरल कैरेक्टर का। इसमें एक तीसरा पार्ट भी होगा रिप्रोडक्शन का, जिसको आप लोग देखिएगा। एक कुछ बातें हैं जो आपसे करनी है, कुछ चीज़ें आप लोग नहीं कर रहे हैं, दिख नहीं रहा है हम लोग को। वास्तव में अगर आप ये समझ रहे हो कि हम लोग आपको देख नहीं रहे हैं या वॉच नहीं कर रहे हैं, तो सभी लोगों को हम लोग देखते रहते हैं, वॉच करते रहते हैं। और ये जो वीडियो के व्यूज़ जाते हैं, उससे ये पता चल जाता है कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं। तो वीडियोज़ के व्यूज़ जो है इस समय बहुत कम जा रहे हैं। इससे लग रहा है कि आप जो है पढ़ाई में रुचि कम ले रहे हैं। तो आप सबसे पहली चीज़ तो ये है कि सारी वीडियो को जो है जितने भी अभी तक अपलोडेड है उनको आप देखिए। अगर आप कहेंगे तो 2-4 दिन का ब्रेक आपको मैं दिलवाने का प्रयास करूंगा। अब ये आपकी इच्छा के ऊपर है, आप लोग पर्सनली मैसेज करके बता सकते हैं। एक जो इम्पॉर्टेंट बात आज के लिए करनी थी कि महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया जो है वह शुरू कर दी गई है। परिस्थितियों को देखते हुए, लॉकडाउन की परिस्थितियों को देखते हुए कि आगे क्या स्थिति बन सकती है, कैसे भी हो सकता है, तो प्रवेश अगर हम लोग सुनिश्चित कर लें, या ऐसे विद्यार्थी जो अपने यहाँ प्रवेश लेना चाहते हैं वे सारे विद्यार्थी अगर एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे तो हम लोग उनकी भी ऑनलाइन कक्षाएं शुरू कर सकते हैं, जिससे उन विद्यार्थियों का जो पढ़ना चाहते हैं उनका नुकसान न हो। तो प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने का मतलब ये नहीं कि हम एडमिशन ही एकदम आज लाओ और आज ही एडमिशन कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम एक इनिशिएटिव ले रहे हैं ताकि जो है लोग अपने इंटरेस्ट को बता दें और वैसे विद्यार्थियों के साथ जो है हम कुछ शिक्षण कार्य जो है शुरू कर सकें। ठीक, तो इसके लिए बहुत सिंपल सा मेथड जो है वो रखा गया है कि ऑनलाइन एक रजिस्ट्रेशन जो है वो माध्यम से जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से जो है आप ऐसे विद्यार्थियों को रजिस्टर करा सकते हैं और उन सारे विद्यार्थियों के जो है कोर्सेज धीरे धीरे शुरू किए जाएंगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसकी वेबसाइट जो है मैंने वीडियो के शुरुआत में मैंने बताई है और वहाँ पे आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। आपसे उम्मीद की जाती है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है बच्चों को, जो लोग अपने यहाँ पढ़ना चाहते हैं, उनको रजिस्टर कराने का प्रयास करेंगे। ठीक, देखिए ये इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है, कोई चीज़ छुपी नहीं बात नहीं है। महाविद्यालय की आर्थिक व्यवस्था जो है आपको पता है कि विद्यार्थियों की फीस से ही चलती है और विद्यार्थियों का होना जो है महाविद्यालय में यह गौरव की बात है। एक चीज़ और भी मैं आपको बता दूं कि महाविद्यालय के बारे में आप जानते हैं कि कभी भी किसी भी परिस्थिति में आपके शिक्षण कार्य के साथ हम जो है कोई लापरवाही नहीं करते हैं। हम लोग पूरा प्रयास करते हैं कि आपको पूरा का पूरा कंटेंट और आप को जो है हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराएं, जिससे आपके करियर में जो है उत्थान आए, आप कहीं भी जो है पीछे मुड़कर न देखें। ऐसा प्रयास हम लोग करते हैं और इससे आप लोग सहमत भी होंगे जहाँ तक मुझे लगता है। तो आइए एक बार पुनः जो है नए सत्र का प्रारंभ हो रहा है। आप सभी जो है सहयोग करें और महाविद्यालय के उत्थान में आप अपनी जो है आहुति दें, ताकि जिससे जो है महाविद्यालय जो है पुनः जो है गति को पकड़े और हम सभी एक दूसरे के साथ मिल करके जो है पुनः अपने कॉन्टैक्ट मेथड से या जैसे भी हो सकता है क्लासेस को शुरू करें। प्रयास ये कीजिएगा कि आपका प्रयास जो है हमारे लिए सफलता का द्वार खुलेगा। आप सभी हमारे साथ हैं, हमारे छोटे भाई बहन हैं और आप सभी लगिए, जिससे जो है महाविद्यालय गतिविधियों को जो है बल मिल सके और तीव्रता उसमें आए। चलिए इन्हीं सब इन बातों के साथ जो है हम पुनः अपने सेकंड पार्ट जो इसका है बैक्टीरियल जनरल कैरेक्टर का सेकंड पार्ट हम लोग शुरू करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मित्रों, आपका स्वागत है पुनः एक बार। हम लोग बात कर रहे थे बैक्टीरिया की जनरल कैरेक्टर की, तो इसके साथ साथ आपको जो है मैंने सारे कैरेक्टर जो है बैक्टीरिया के वो जो उसके अंदर दिखते हैं वो बताए थे आपको। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होती है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होती है, इस पर हम लोगों ने चर्चा किया था पिछले क्लास में। आज हम लोग बैक्टीरिया सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे कि बैक्टीरिया दिखता कैसा है और उसके सेलुलर कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, उसके सेलुलर स्ट्रक्चर में और कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो को जो है लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जो नहीं किए होंगे।
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि अगर मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक पहुंचे। बात प्रवेश प्रक्रिया की अभी मैंने शुरू में किया है, उसमें आपको बता दूं कि जो प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित वेबसाइट है svnkalan.com पे जो है आप प्रवेश प्रक्रिया के लिए जा सकते हैं। प्रवेश प्रक्रिया के पुनः एक बार वेबसाइट देख लीजिए svnkalan.com पे जाकर के जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन अपना करके डिजिटल पेमेंट के माध्यम से एक बहुत छोटी अमाउंट जो है डिजिटल पेमेंट का रखा गया है 500 रुपये का, वह डिजिटल पेमेंट आप करके अपनी सीट जो है, जो भी विद्यार्थी होंगे अपनी सीट सुरक्षित करा सकते हैं। फर्दर जो है लॉकडाउन समाप्त होने के बाद पुनः वह प्रक्रिया जो है आगे बढ़ा दी जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप प्रवेश प्रक्रिया में हमको सहयोग प्रदान करेंगे। अगर कोई दिक्कत हो तो आप निश्चित तौर पर टेलीफोन कीजिए। चलिए शुरू करते हैं बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर की, और 1 बाय 1 सारे पॉइंट्स पे आप ध्यान रखिएगा। बैक्टीरियल सेल किस तरह से दिखता है यहाँ पे मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा, मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो सबसे पहले अगर देखा जाए बैक्टीरिया सेल के अंदर, तो सबसे पहला जो स्ट्रक्चर होता है वो उसका सेल वॉल होता है, या बैक्टीरियल सेल ये कहा जाए कि बैक्टीरियल सेल सराउंडेड किससे होता है, तो बैक्टीरियल सेल जो है वो सराउंडेड होता है सेल वॉल से। और सेल वॉल किसका बना होता है उसमें ये लिखा हुआ है कि देखिए, द बैक्टीरियल सेल इज सराउंडेड बाई ए सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकॉन कंसिस्टिंग ए चेन ऑफ अल्टरनेटिंग N-acetyl-muramic acid and N-acetyl-glucosamine unit cross linked by tripeptide and पेप्टाग्लिसरीन यूनिट्स। ठीक है, तो ये जो सेल वॉल है वो किसका बना होता है, तो सेल वॉल के अंदर जो है दो कंपोनेंट जो है वो ज़्यादा होते हैं, जिसमें N-acetyl-muramic एसिड और N-acetyl-glucosamine। ये N-acetyl-muramic एसिड और N-acetyl-glucosamine जो है एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, और जुड़ने के बाद जो है ये जुड़ते किससे हैं, तो जुड़ने के लिए जो है ट्राईपेप्टाइड पेंटाग्लाइसिन यूनिट, ध्यान रखिएगा, ट्राईपेप्टाइड पेंटाग्लाइसिन यूनिट से जो है एक दूसरे के साथ जुड़ करके सेल वॉल का फॉर्मेशन करते हैं। तो अगर ये आपसे पूछा जाए कि बैक्टीरियल सेल वॉल किसका बनता है, तो बैक्टीरियल सेल वॉल जो है दो कंपोनेंट उसमें मुख्य हैं, और वह दो कंपोनेंट पहला जो है N-acetyl-muramic एसिड है और दूसरा जो है N-acetyl-glucosamine। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यह बात आपको समझ में आई होगी सेल वॉल की। दूसरा बिंदु अगर देखें तो द सेल वॉल अलाउज द इनवर्ड पैसेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड आउटवर्ड पैसेज ऑफ वेस्ट मैटर एंड डाइजेस्टिव एंजाइम। तो एक बात ये होती है कि ये कैसे अपना जीवन चक्र चलाएगा। जाहिर सी बात है कि किसी भी लाइफ को या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपने फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को चलाने के लिए जो है उसको ऊर्जा की ज़रूरत होती है। तो यह जो सेल वॉल होता है इसके पास ये कैपेबिलिटी होती है, दो तरह की कैपेबिलिटी होती है। पहली कैपेबिलिटी ये होती है कि ये इनवर्ड पैसेज यानी कि सेल के अंदर जो है कुछ सब्सटेंस को आने का परमिशन देता है, सेल के अंदर कुछ सब्सटेंस को आने का परमिशन देता है, और वह सब्सटेंस जो होते हैं न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी कि न्यूट्रिएंट मटेरियल जो है सेल वॉल परमिशन देता है कि वह जो है सेल के अंदर, बैक्टीरियल सेल के अंदर आ जाए, और जो वेस्ट मैटर है और डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो क्या हो जाए, बाहर हो जाए। ठीक है, तो इनवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट का ये जो है क्या करता है, परमिशन देता है, अलाउ करता है। तीसरी चीज़ अगर देखें, ऑल द मटेरियल इनसाइड द सेल वॉल कंस्टिट्यूट्स द प्रोटोप्लाज्म, यानी कि सेल वॉल के नीचे, यानी कि अब ये जो सेल वॉल है इन सेल वॉल के बीच की, ये देखिए दोनों एक सेल वॉल से दूसरे सेल वॉल, यानी कि इसके सेल वॉल को अगर एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर हम मान लें तो जो डायमीटर है यानी कि जो व्यास है उस उतने दूर जितना भी सब्सटेंस इस सेल के अंदर होता है उसको हम कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट जो होता है उसको हम कहते हैं जीवद्रव्य। ध्यान रखिएगा, प्रोटोप्लास्ट की जो हिंदी होती है, प्रोटोप्लास्ट की हिंदी होती है जीवद्रव्य। अब एक चीज़, दो चीज़ें आपने सुना होगा कि एक प्रोटोप्लास्ट होता है, एक साइटोप्लाज्म होता है, एक न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। तो इसमें क्या डिफरेंस मैं आपको यहाँ पे बताने का प्रयास करूँगा कि अगर एक सेल को देखा जाए तो एक सेल के अंदर जो है दो तरह के स्ट्रक्चर, ये बाहरी भाग हो गया और ये आंतरिक भाग। आंतरिक भाग को आप न्यूक्लियस कह सकते हैं, और ये जो है पूरा का पूरा जो है सेल है। तो सेल वाल से लेकर के न्यूक्लियस तक के पार्ट को के अंदर जो भी कंपोनेंट होते हैं, सेल वाल से लेकर के न्यूक्लियस तक में जो कंपोनेंट होते हैं इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। ध्यान रखिएगा, साइटोप्लाज्म।
और न्यूक्लियस के अंदर जो प्लाज्म होता है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म क्या है? तो प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल टू साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। जाहिर सी बात है कि न्यूक्लियस के अंदर जो संरचना पाई जाती है, जो भी सबस्टेंस पाए जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर, उसको न्यूक्लियोप्लाज्म को छोड़ करके बाकी सेल की जो संरचनाएं पाई जाती है उसको साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? प्रोटोप्लाज्म। यानी कि सेल के अंदर जो भी कंपोनेंट्स पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो अगर ये तीसरा पार्ट देखें तो तीसरा पॉइंट यही कहता है कि ऑल द मटेरियल इनसाइड द सेल वॉल कंस्टिट्यूट द प्रोटोप्लाज्म, यानी कि सेल वॉल के अंदर जितना भी मटेरियल है उसको हम क्या कह देंगे? प्रोटोप्लास्ट। ठीक, चौथे पॉइंट पे पहुंचिए। तो देखिए लिखा हुआ है कि द प्रोटोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ ए साइटोप्लाज्म आर प्रोटोप्लास्ट मेम्ब्रेन। ठीक है, तो अब प्रोटोप्लास्ट जो है किससे बनता है इसको देखा जाए तो प्रोटोप्लास्ट के अंदर जो है साइटोप्लाज्मिक या प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होता है। जाहिर बात है कि जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल के नीचे जो है एक मेम्ब्रेन पाया जाता है और इसको हम कहते हैं सेल के अंदर, तो इसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ध्यान रखिएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या हम यूँ कह सकते हैं कि साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन या प्रोटोप्लास्ट मेम्ब्रेन। तो ये जो नीला वाला स्ट्रक्चर हमने बनाया, ये जो लाल वाला स्ट्रक्चर है ये सेल वॉल है, और जो नीला स्ट्रक्चर मैंने क्रिएट किया इसको जो हम क्या देंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन या प्रोटोप्लास्ट मेम्ब्रेन करेंगे। ठीक, ये करता क्या है कि विच डिटरमाइन द डिग्री ऑफ सेलेक्टिव परमिएबिलिटी ऑफ वेरियस सब्सटेंस इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। यह इस मेम्ब्रेन का क्या काम है? तो यह सेलेक्टिव परमिएबल होता है। सेलेक्टिव परमिएबल का मतलब कि कुछ सेलेक्टेड मटेरियल को जो है अंदर भेजता है और कुछ सेलेक्टेड मटेरियल को ही बाहर करता है। ऐसा नहीं कि सब मटेरियल को बाहर कर देगा और सब मटेरियल को अंदर कर देगा, तो इस बैक्टीरिया का कोई मतलब ही नहीं होगा। तो कुछ सेलेक्टेड सब्सटेंस को अंदर करता है और कुछ सेलेक्टेड सब्सटेंस को बाहर करता है, इसलिए जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन या प्रोटोप्लास्ट मेम्ब्रेन जो है यह सेलेक्टिव परमिएबल होता है। अगर ये पूछा जाए कि यह किस तरह की परमिएबिलिटी पाई जाती है बैक्टीरियल सेल के मेम्ब्रेन के अंदर, तो किस तरह का होता है? सेलेक्टिव परमिएबल, यानी कि कुछ सेलेक्टेड सब्सटेंस को ही जो है इन और आउटवर्ड मूवमेंट के लिए परमिशन देता है, बाकी सब सब्सटेंस को परमिशन नहीं देता। चलिए आगे अगर हम देखें तो जो चौथा पॉइंट है, ये अगला पॉइंट जो है हमारा, देखिए, द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया रिजेंबल्स दोज ऑफ यूकैरियोट्स बट आल्सो कंटेन रेस्पिरेटरी एंड अदर एंजाइम लोकेटेड इन द बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया को आपको पता है कि ये जो है किस तरह का सेल है? तो बैक्टीरियल सेल जो है यह प्रोकैरियोटिक टाइप का सेल है। ठीक, लेकिन ये जो ये जो मेम्ब्रेन है जो मैंने नीले से बना दिया, जो मेम्ब्रेन है यह जो है क्या करता है? यह रिजेंबल करता है, यानी कि यह समानता दिखाता है किसके साथ? यूकैरियोटिक सेल के साथ, यानी कि यूकैरियोटिक सेल के साथ यह समानता दिखाता है, जबकि होता प्रोकैरियोटिक। अब एक प्रोकैरियोटिक का एक विशेष कैरेक्टर है कि जो रिस्पिरेटरी सब्सटेंस या रिस्पिरेटरी जो ग्रेन्यूल्स पाई जाती हैं इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही पाई जाती हैं। ठीक, तो यह उस प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर को भी जो है शो करता है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वह सारे रिस्पिरेटरी सब्सटेंस को, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये सारे रिस्पिरेटरी सब्सटेंस को जो है क्या करता है? बियर करता है। इतना ध्यान रखना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये रिस्पिरेटरी सब्सटेंस को बियर करता है। ठीक, ये अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर क्या है। तो प्रोकैरियोटिक सेल का कुछ स्ट्रक्चर आप जान लीजिए कि पहली चीज़ तो ये है कि इसमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं पाया जाएगा। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स का मतलब ये है कि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, गाल्गी बॉडी हो गई, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, डिक्टियोसोम्स, ये सारे स्ट्रक्चर जो है इसके अंदर नहीं पाए जाते। पाया क्या जाता है? तो इसके अंदर जो है साइटोप्लाज्म पाया जाता है, कुछ सिंपल स्ट्रक्चर जैसे राइबोसोम पाया जाता है, और जेनेटिक मटेरियल के रूप में जो है डीएनए या आरएनए पाया जाता है। और ये जो डीएनए आरएनए पाया जाता है यह जो है साइटोप्लाज्म के अंदर जो है एज इट इज खुले रूप में पड़ा होता है, इसीलिए इसको हम कह देते हैं न्यूक्लियाई। ठीक है, इसके साथ राइबोसोम की अगर बात करें तो राइबोसोम जो होता है इसमें 70S टाइप का होता है, 70S टाइप का जो है राइबोसोम इसके अंदर पाया जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं आगे। तो जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन देखिए, जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया रिजेंबल्स दोज ऑफ यूकैरियोट बट आल्सो कंटेन रेस्पिरेटरी एंड अदर सब एंजाइम्स लोकेटेड इन द बैक्टीरिया। तो रेस्पिरेटरी एंजाइम और अन्य एंजाइम जो है वह प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर या साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है, कि जैसा कि प्रोकैरियोट में होता है, लेकिन इसके अंदर जो सेलेक्टिव परमिएबिलिटी का जो गुण है वह गुण जो है यूकैरियोटिक गुण है। तो ये ध्यान रखिएगा कि बैक्टीरिया के अंदर अगर ये पूछा जाए कि यूकैरियोटिक गुण कौन सा है, तो सेलेक्टिव परमिएबल होना किसका? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, यह जो है इसका यूकैरियोटिक
गुण है। अगले पॉइंट पे देखें तो द साइटोप्लाज्म विच इज ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट एंड मेनी अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड, मिनरल्स एंड वाटर। अगर ये पूछा जाए कि इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है या जीव द्रव्य है वह किसका बना होता है, तो उसके बारे में ये ध्यान रखिए कि यह कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है, एक जटिल मिश्रण होता है किसका किसका, प्रोटीन का, लिपिड का, कार्बोहाइड्रेट का और अन्य ऑर्गेनिक कंपाउंड का। इसके साथ साथ और क्या होते हैं, मिनरल होते हैं और वाटर होते हैं। तो कौन कौन से सब्सटेंस हो गए, प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, अन्य ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया, मिनरल हो गया और वाटर। ये इतने सब्सटेंस का जो है, इतने पदार्थों का कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है। आगे अगर हम बात करें तो द न्यूक्लियर मटेरियल कंसिस्ट ऑफ लार्ज सर्कुलर क्रोमोसोम कंपोज्ड ऑफ डीएनए। अब वही मैं न्यूक्लियर मटेरियल की बात कर रहा था, तो जो न्यूक्लियर मटेरियल होगा इसमें कहीं भी जो है इसके साइटोप्लाज्म जो है पड़ा रहेगा और यह किसका बना होगा, डीएनए का बना होगा। ठीक, तो न्यूक्लियर मटेरियल किसका बना होगा, डीएनए का, और इसके साइटोप्लाज्म में पड़ा होगा, इसको हम कह देंगे न्यूक्लियोइड्स। ठीक है, नेक्स्ट की अगर हम बात करें आगे देखिए तो द क्रोमोसोमल डीएनए मेक्स अप ऑफ मेनी बॉडी ऑफ जेनेटिक मटेरियल of the bacterium and appears a spherical, ellipsoidal, dumbbell shaped or Y shaped body in the cytoplasm but without any membrane। वास्तव में देखिए यूकैरियोटिक सेल के अंदर होता क्या है, तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर अगर आप देखें तो एक जो है न्यूक्लियस पाया जाता है और इसी न्यूक्लियस के अंदर जो है जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। तो यह जो है जो न्यूक्लियस है ये भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स है, यह भी जो है मेम्ब्रेन से बंधा होता है, जबकि प्रोकैरियोट्स के अंदर यह सिचुएशन नहीं है, यानी कि बैक्टीरिया के अंदर यह सिचुएशन नहीं है। बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए जो है वो एज इट इज जो है साइटोप्लाज्म में पड़ा होता है। और अगर इसकी बात करें, इसके शेप को देखा जाए तो देखिए कि यह किस किस शेप का होता है, स्फेरिकल हो सकता है, इलिप्सॉइडल। स्फेरिकल का मतलब होता है गोलाकार, इस इलिप्सॉइडल का मतलब ये जो शेप है यह इलिप्सॉइडल है। डम्बल शेप्ड यानी कि ये जो शेप है ये डम्बल शेप्ड हो गया। वाई शेप्ड यानी कि इस तरह का कोई शेप अगर ये बना ले तो वाई शेप्ड हो गया। ये इन्हीं सब शेप्स में अंदर जो है यह साइटोप्लाज्म में पड़ा रहता है। नेक्स्ट अगर पॉइंट पे हम चलें तो सच न्यूक्लियर मटेरियल डज नॉट शो मियोसिस एंड माइटोसिस, यानी कि इस तरह का न्यूक्लियर मटेरियल जो है कोई मियोसिस या माइटोसिस शो नहीं करता। इसके अंदर कोई किसी तरह का सेल डिवीजन होने की संभावना नहीं है। जबकि आप यूकैरियोट के अंदर देखेंगे तो न्यूक्लियर मटेरियल जो है डिवाइड होता है, 2 या 4 सेल, माइटोसिस के अंदर 2 सेल और मियोसिस के अंदर 4 सेल का फॉर्मेशन करता है और इन सेल्स के फॉर्मेशन में न्यूक्लियर मटेरियल ही डिवाइड होता है। तो प्रश्न ये उठता है कि अब ये कैसे डिवाइड होता है, तो इसके अंदर बाइनरी फिशन होता है। ये सेल पूरा का पूरा जो सेल है वो 2 भागों में टूट जाता है या कुछ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस की प्रक्रियाएं जो है उसके अंदर पाई जाती हैं। इसका डिस्कशन हम लोग जो है रिप्रोडक्शन के अंदर करेंगे। आगे की बात करें तो सम स्पीसीज, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सम स्पीसीज आल्सो हैव एडिशनली सिंगल और मल्टीपल कॉपीज ऑफ सिमिलर सर्कुलर जेनेटिक मटेरियल कॉल्ड प्लाज्मिड्स। अब जैसे कुछ जो है ऐसी जो बैक्टीरिया जो होती हैं इसके अंदर जो है ये न्यूक्लियाइड्स जो है पाया तो जा रहा है, ये जेनेटिक मटेरियल डीएनए पाया जा रहा है, लेकिन इसकी जो है कुछ कॉपीज़ जो है इसके साइटोप्लाज्म में पड़ी होती हैं और इन्हीं कॉपीज़ को या इसकी फ़ोटोकॉपी है एक दूसरे की। ये जितने भी सर्कुलर पार्ट मैंने बनाया है, ये देखिए जितने भी सर्कुलर पार्ट इसी डीएनए की क्या है, ये कॉपी है। और इसी डीएनए की इस कॉपी को, ये जो सर्कुलर स्ट्रक्चर, इसी को हम कह देते हैं प्लाज्मिड्स। यह जो है प्लाज्मिड्स जो होती हैं वह जो है हार्मफुल होती हैं या डिस्ट्रक्टिव इन नेचर होती हैं और यह जो है डिजीज़ क्रिएट कर सकती हैं। ठीक है, आगे देखिए तो नेक्स्ट, प्लाज्मिड कैन मूव फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर, यानी कि प्लाज्मिड जो है एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरियम में क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। एंड इवन फॉर्म द बैक्टीरियम टू प्लांट्स आर इन क्लाउड गार्डन, और कभी कभी जो है यह प्लाज्मिड स्वयं बैक्टीरिया का फॉर्मेशन करता है। दिस स्पेशल प्रॉपर्टी इज बीइंग यूटिलाइज्ड विच मस्ट सक्सेस एज जेनेटिक इंजीनियरिंग फॉर ट्रांसमिशन, और यह जो स्पेसिफिक जो प्रॉपर्टी है यह जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग में के ट्रांसफॉर्मेशन में जो है इसको हम डिस्क्राइब करने का प्रयास करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन बताएंगे। सम डिजायर्ड जीन्स फ्रॉम वन प्लांट्स टू अनदर यूजिंग इट एज वेल, यानी कि प्लाज्मिड को जो है हम क्या करते हैं, वेक्टर के रूप में, एक माध्यम के रूप में यूज़ करते हैं। और इससे होता क्या है कि हम एक डिजायर्ड जीन को जो है दूसरे प्लांट के अंदर या दूसरे बैक्टीरिया के अंदर जो है हम क्या कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। तो इसका देखिए बेनिफिट क्या होता है कि अगर जैसे होगा क्या कि जैसे मान लीजिए कि एक बैक्टीरिया और एक दूसरी बैक्टीरिया है और इसके अंदर जो है कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, जैसे मान लीजिए कि इसके अंदर कोई बेनिफिशियल प्रॉपर्टी है, तो इस प्लाज्मिड को उठा के हमने जो है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन या जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू जो है इस बैक्टीरिया के अंदर अगर कर दिया तो यह बैक्टीरिया भी जो है यूज़फुल हमारे लिए हो जाएगा। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में इस तरह से प्लाज्मिड का हम यूज़ कर सकते हैं या करते हैं। ठीक,
अगर हम बात करें तो ये तो बात थी इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की, किस तरह का एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, देखने में कैसा होता है। देखने की स्थिति को मैंने पहले ही बता दिया है क्लासिफिकेशन में कि शेप के आधार पर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, फ्लैजिला के आधार पर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, अगर आपको याद हो तो। ठीक, अब बात करते हैं फ्लैजिला की सॉरी। तो देखिए जो फ्लैजिला होती है, फ्लैजिला की बात करते हैं तो फ्लैजिला किस काम में यूज़ होती है, तो फ्लैजिला जो है लोकोमोशन में हम यूज़ करते हैं। दिस इज द लोकोमोटरी ऑर्गन, यानी कि यह बैक्टीरिया को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, देखिए दूसरा पॉइंट है, दे आर वेरी डेलिकेट एंड फ्रेगियल एंड कल्चर्स आर टू बी हैंडल्ड केयरफुली फॉर देयर स्टेनिंग। तो ये जो है डेलिकेट होती हैं, फ्रेग्रेंस होती है, और इसके कल्चर को जो है बहुत केयरफुली जो है हैंडल करना होता है इसको स्ट्रेन करने की, इसको फ्लैजिला को स्ट्रेन करने की। फ्लैजिला की अगर हम बात करें तो द फ्लैजिला वेरी फ्रॉम 10 to 12 nm इन विड्थ, यानी कि अगर इसकी चौड़ाई की बात करें तो ये जो है 10 से 12 nm चौड़ी होती है, और विच इज़ स्मॉलर देन वेवलेंथ ऑफ लाइट, देयरफॉर कैन नॉट बी सीन बाय ऑर्डिनरी स्टेनिंग। यानी कि इसको जो है कुल मिला जुला के ये समझिए कि ये 10 से 12 nm की विड्थ की होती है, और इसको हम ऑर्डिनरी स्टेनिंग के थ्रू जो है या ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप में नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए हमको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अब इसको देखेंगे कैसे, तो देखने के लिए जो है कुछ मॉडरेंट्स चाहिए। मॉडरेंट्स लाइक पोटेशियम सल्फेट एंड मर्क्यूरी क्लोराइड आर जनरली प्रिसिपिटेट ऑन फ्लैजिला मेकिंग विड्थ फ्रॉम द मोर मेकिंग अंडर। तो ये कभी कभी फ्लैजिला जो है कभी कभी मॉडरेट्स की सहायता से भी हम देख सकते हैं। आपको पता है कि फ्लैजिला जो है 9+2 की, इसके पहले हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि 9+2 का स्ट्रक्चर पाया जाता है, फ्लैजिलिन प्रोटीन जो है पाया जाता है। ये जनरल कॉन्सेप्ट है कि फ्लैजिला किसका बना होता है, मतलब किस काम में आता है, तो लोकोमोशन के काम में आता है। बाकी स्ट्रक्चर जो है हमने इसके पिछले वीडियो पार्ट 1 में जो है डिस्कस किया हुआ, वहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं। अब देखिए फिर से हम बात करते हैं कि पार्ट्स ऑफ फ्लैजिलम, फ्लैजिलम के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो फ्लैजिलम के 3 पार्ट होते हैं, ध्यान रखिए। फ्लैजिलम के जो है 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से, एक फिलामेंट होती है, दूसरी हुक होती है, और तीसरी बेसल बॉडी हो। तो फिलामेंट क्या होती है, ध्यान रखिए उसको। देखिए कि फ्लैजिलम के कितने पार्ट, तो फ्लैजिलम के 3 पार्ट, एक फिलामेंट, दूसरा हुक और तीसरा बेसल बॉडी। फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। तो फिलामेंट क्या होती है, इट इज़ द आउटर मोस्ट रीजन ऑफ फ्लैजिलम, ये जो है आउटर मोस्ट रीजन है, एंड हेलिकल composed of flagellin with a molecular weight 30,000 to 40,000 and is synthesized in the cell, which moves to hollow core of the flagellum to the tip. Flagellin is protein with 14 amino acid and characterized by higher content of aromatic amino acids and absent of cysteine in many cases. तो फ्लैजिला जो होता है, फिलामेंट क्या होता है, तो फिलामेंट जो है सबसे आउटर मोस्ट हेलिकल पोर्शन जो है उसको हम कह देते हैं फिलामेंट। और ये बनता किसका है, फ्लैजिलिन प्रोटीन का। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि फ्लैजिलिन प्रोटीन का बनता है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट इतना होता है। इसको आपको याद रखने की विशेष जरूरत नहीं है। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि फ्लैजिलिन प्रोटीन जो है उसके अंदर जो है 14 तरह के एमिनो एसिड पाए जाते हैं। अगर ये पूछा जाए कि फ्लैजिलिन प्रोटीन के अंदर किस तरह के कितने एमिनो एसिड पाए जाते हैं, नंबर ऑफ एमिनो एसिड, क्योंकि प्रोटीन जो बनता है वो एमिनो एसिड के रिपीटेड यूनिट्स बनता है, यानी कि 14 एमिनो एसिड मिल करके जो है फ्लैजिलिन प्रोटीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, जिससे फ्लैजिला बनती है। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ होता है कि बहुत सारे केसेस में जो है ये जो 14 एमिनो एसिड है इसमें सिस्टीन नहीं पाया जाता है, यानी कि सिस्टीन जो है बहुत सारे केसेस में क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो 14 एमिनो एसिड से जो है फ्लैजिलिन प्रोटीन बनता है, और उसी फ्लैजिलिन प्रोटीन से फ्लैजिला का क्या बनता है, फिलामेंट। आगे अगर हम बात करें हुक की, तो फिलामेंट इज अटैच टू हुक विच इज़ वाइडर देन द फ्लैजिलम। अब इस तरह से देखिए आप यूँ समझ जाएंगे, ये स्ट्रक्चर मैं एक बना रहा हूँ आपके लिए, और इस स्ट्रक्चर से आप समझ जाएंगे कि क्या फिलामेंट है, क्या हुक है, और क्या बेसल बॉडी है। ये देखिए ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये जो पोर्शन है ये फिलामेंट है, दिस इज फिलामेंट। ठीक, ये जो पोर्शन है ये हुक है, क्या है, हुक। और ये जो पोर्शन है जहाँ से ये एराइज हो रहा है, दिस इज बेसल बॉडी, बी मैंने लिख दिया बेसल बॉडी। तो ये आप समझ गए होंगे, फिलामेंट, हुक, ये हो गया आपका फिलामेंट, ये हो गया आपका हुक, और ये हो गया आपका जहाँ से ये एराइज हो रहा है, जिस पोर्शन से एराइज हो रहा है वो क्या हो गया, बेसल बॉडी। तो आप इस फिगर से समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। अब हुक क्या, देखिए द फिलामेंट अटैच टू हुक विच इज़ वाइडर देन द फ्लैजिलम, दिस इज 45 nm वाइड एंड मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन। द हुक ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियम इज लॉन्गर देन द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम। तो ये हुक जो है, हुक वह स्ट्रक्चर है जहाँ पे फिलामेंट कनेक्ट होता है,
जहाँ पे फिलामेंट कनेक्ट हो रहा है हुक वह स्ट्रक्चर है। यह जो है ग्राम पॉजिटिव के अंदर जो है चौड़ा होता है और ग्राम निगेटिव के अंदर थोड़ी पतली होती है। अगर इसकी चौड़ाई की बात करें तो ये 45 mm चौड़ा होता है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है 45 mm इसकी थिकनेस होती है, और साथ ही साथ जो है यह डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन से बनती है। अगर हम बात करें बेसल बॉडी की, तो द थर्ड पार्ट कॉल्ड बेसल बॉडी कंसिस्ट ऑफ स्मॉल सेंट्रल रॉड विच इज इंसर्टेड इनटू द सिस्टम ऑफ रिंग, यानी कि यह जो है स्मॉल सेंट्रल रॉड से बना होता है और यह जो है एक रिंग के सिस्टम में जो है इंसर्ट होता है, जो हाथ से बैक्टीरिया के साथ ये जुड़ता है। द ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आर डिफरेंट इन द नंबर ऑफ रिंग, यानी कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर ये जो रिंग्स जहाँ से ये हुक और जो बैक्टीरियल सेल के बीच, जैसे मान लीजिए ये बैक्टीरियल सेल है और ये फ्लैजिला जो है यहाँ से जुड़ रहा है, ध्यान रखिए। तो फ्लैजिला ये तो आपकी फिलामेंट हो गई और फिलामेंट के बाद ये हुक हो गया और ये फिलामेंट, ये हुक, ये फिलामेंट और ये हुक, और जहाँ से ये जुड़ रहा है इस रिंग स्ट्रक्चर से, इसको हम कह देंगे बेसल बॉडी। तो ये जो बेसल बॉडी के अंदर ये जुड़ते हैं रिंग से, और ये जो है बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल। तो ये बैक्टीरियल सेल के साथ जिस रिंग नुमा स्ट्रक्चर से जुड़ रहा है उसी को हम कह देते हैं बेसल बॉडी। और बेसल बॉडी जो है वह ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के अंदर जो है डिफरेंट टाइप की होती है। द इनर पार्ट ऑफ रिंग यस एंड यम आर एम्बेडेड इन सेल मेम्ब्रेन। एंड ये देखिए वास्तव में जो है 4 पार्ट की इसकी सेल वॉल होती है, यस लेयर, यम लेयर, यल लेयर और पी लेयर, यानी कि ये 4 लेयर्स के अंदर जो है यह जो हुक होती है, सॉरी बेसल बॉडी जो होती है वो इंसर्ट होती है और इससे जो है फ्लैजिला जुड़ता है। ठीक है, इसमें बहुत आपको डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस जानते रहने की ज़रूरत है कि कौन कौन से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। तो मैं एक बार थॉरली आपको दोहरा दूं तो सबसे बाहरी जो स्ट्रक्चर होगा वो आपका सेल वॉल होगा, उसके अंदर का जो स्ट्रक्चर होगा, मैं फिर से एक बार फिगर के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करता हूँ कि सबसे बाहरी स्ट्रक्चर, सॉरी एक मिनट जस्ट, इस तरह से देखें आप, तो जो सबसे बाहरी स्ट्रक्चर होगा ये जो स्ट्रक्चर है ये सेल वॉल का है। क्लियर, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया ये सेल वॉल का बन गया, इसके अंदर जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया ये आपका मेम्ब्रेन हो गया। ठीक, ये सेल वॉल, ये जो है आपका मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर और सारे स्ट्रक्चर मैं बनाऊं तो इसके अंदर आप देखेंगे कि इसके अंदर जो है जेनेटिक मटेरियल पाया जाएगा, डीएनए। ठीक, कभी कभी जो है इसी की एग्जैक्ट कॉपी पाई जा सकती है जिसको हम प्लाज्मिड्स कहते हैं। ठीक, इसके अंदर जो है दूसरा एक स्ट्रक्चर जो है आपको देखने को मिलेगा राइबोसोम। ठीक, और राइबोसोम के बाद आपको इसके अंदर जो है अन्य बहुत सारे एंजाइम्स और कुछ अन्य सब्सटेंस जो है आपको देखने को इसके अंदर मिल सकते हैं। तो वे सारे स्ट्रक्चर इसके अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं और ये इस तरह से जो है एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर जो है कंप्लीट होता है। इसमें अब बचता क्या है, तो फ्लैजिला बचती है, और फ्लैजिला को अगर हम इस रूप में देखें, इस फ्लैजिला को लगा दें तो ये जो है फिलामेंट हो गया, ये जो है हुक हो गई, और ये जहाँ से ये जुड़ रहा है इस पोर्शन से, जिस पोर्शन से ये इसके साथ जुड़ रहा है, इसी पोर्शन, ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहे हैं ये आपको बेसल बॉडी होगी। तो ये एक जो है बैक्टीरियल सेल का जो है टिपिकल एग्जाम्पल है या टिपिकल स्ट्रक्चर, आप इसको समझिए। फ्लैजिला जो है लोकोमोटरी ऑर्गन है जो इसको जो है मूवमेंट में, इसको इसके गमन में क्या करता है, हेल्प करता है। तो आगे अगर हम बढ़ें तो अब एक चीज़ और भी है, एक स्ट्रक्चर पाया जाता है पीली, जो इसके ऊपर पाया जाता है, जो सेल वॉल होता है। सेल वॉल को अगर देखें तो सेल वॉल के ऊपर जो है कुछ इस तरह का फिम्ब्रेस, एक रोम लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम कहते हैं पिलीज। इसको अब आपको समझना है कि ये क्या होती हैं। इन सम बैक्टीरिया स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आर आल्सो प्रेजेंट विच आर कॉल्ड पिली। तो मैंने आपको बताया कि कुछ बैक्टीरिया के अंदर जो है स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो है पाई जाती हैं, इन्हीं हेयर लाइक स्ट्रक्चर को जो है हम पिली कहते हैं। और इसके अंदर जो ये फ्लैजिला होती है वो तो बड़ी होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, फ्लैजिला तो पाई जाती है, इसके साथ भी कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है इसके चारों तरफ जो है क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो इसी हेयर लाइक स्ट्रक्चर को हम कह देते हैं क्या, पिली। मैं फिर से आपको जो है उस बैक्टीरियल सेल का जो है स्ट्रक्चर क्रिएट कर दे रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, आप इस तरह से समझें। ठीक है, तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो होती है वो पीली होती है। दीज आर, देखिए आगे लिखा है, दीज आर शॉर्टर इन द फ्लैजिला एंड आर थिकर इन 3 to 15 mm इन डायमीटर। तो ये जो है फ्लैजिला से छोटी होती है, जैसे भाई ये फ्लैजिला है और ये पिली है, ये पिली है, तो पिली जो है फ्लैजिला से क्या होती है, छोटी होती है। और इसके डायमीटर की बात करें तो 3 से 15 mm जो है इसका डायमीटर होता है। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट देखें,
द टर्म फिम्बरी इज समटाइम आल्सो यूज्ड फॉर पीली। तो इस पीली के लिए हम कभी कभी जो है फिम्बरी शब्द भी यूज़ करते हैं और फिम्बरी शब्द भी अप्रोप्रिएट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पीली शब्द हम उसी बैक्टीरिया के लिए यूज़ करते हैं जो कॉन्जुगेशन परफॉर्म करता है। ध्यान रखिएगा, जिसके ऊपर पीली पाई जाएगी, यानी कि जिस बैक्टीरिया के लिए हम इस रोम लाइक स्ट्रक्चर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर को पीली के रूप में हम यूज़ करेंगे, तो वे सारे बैक्टीरिया जो है कॉन्जुगेशन को परफॉर्म करेंगी, और जो बैक्टीरिया कॉन्जुगेशन को परफॉर्म नहीं करेंगे उसकी पीली को हम क्या कर देंगे, फिम्बरी। आगे देखिए, दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन सब यूनिट्स पिलीन, यानी कि ये पीली किसकी बनी होती है, तो पिलीन प्रोटीन की बनी होती है, जिसका मालिकुलर वेट जो है 70,000 होता है। इस कंसिस्ट ऑफ हेलिकली क्वाइल्ड फाइबर विथ ए सेंट्रल होल ऑफ 2 mm डायमीटर, यानी कि यह जो है इस तरह से जो है एक सर्कुलर फाइबर का जो है हेलिकली क्वाइल्ड फाइबर का पाया जाता है, और ये जो बीच में आप स्पेस देख रहे हैं ये डायमीटर जो है, और ये 2 mm का जो है ये डायमीटर होता है। आगे देखें, तो फिम्बरी में बी इन्वॉल्व इन अटैचमेंट वेन एवर देयर इज इन्फेक्शन, यानी कि जब इन्फेक्शन ये काज करता है, जब बैक्टीरिया कहीं इन्फेक्शन काज करता है, तो फिम्बरी या पीली जो है क्या करता है, यह होस्ट के साथ अटैच करने का काम करता है। और अब देखिए आगे लिखा है, बोथ फ्लैजला एंड पीली ओरिजिनेट्स फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन एंड एक्सटेंड्स आउटवर्ड थ्रू द सेल वॉल, यानी कि फ्लैजला और पीली जो है किससे ओरिजिनेट होती है, तो सेल मेम्ब्रेन से ओरिजिनेट होती है, और सेल वॉल के सेल वॉल में जो है वह पूरी तरह से जो है फैली होती है। ठीक है, तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स थे, कुछ जनरल कॉन्सेप्ट, जनरल स्ट्रक्चर थे बैक्टीरियल सेल के अंदर। अब इसमें जो बच रहा है वो इसका रिप्रोडक्शन बच रहा है, तो रिप्रोडक्शन जो है नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कंप्लीट करेंगे। आगे मैं आपसे पुनः एक बार निवेदन कर दूं कि वीडियो को जो है लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, और वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सभी लोग निश्चित तौर पे जो है प्रश्नों के माध्यम से जो है यह पूछने का, जो भी उनके प्रश्न है पूछने का प्रयास करें, और अपने अभिव्यक्ति के माध्यम से यह बताने का प्रयास करें कि बातें उनको समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो आप निश्चित तौर पे शेयर करेंगे, नहीं तो कम से कम इतना तो लिख ही सकते हैं कि नहीं सर ठीक है, लेक्चर नाइस है। जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपके मन में है, वो आप जो है इसके माध्यम से व्यक्त करने का प्रयास करें। तीसरी जो एक इम्पॉर्टेंट बात मैंने वीडियो के शुरू में भी की थी, अब फिर मैं दोहरा रहा हूँ कि प्रवेश प्रक्रिया जो है महाविद्यालय में गतिमान है, शुरू हो चुकी है, और आप सभी से उम्मीद मैं करता हूँ कि आप सभी जो है इस प्रक्रिया में हम लोग का सहयोग करेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ जो है आज के इस लेक्चर को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।